तो जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टीए आर्मी एग्जाम 2024 से रिलेटेड जीके साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में भी दोस्तों हम जीके और साइंस के वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। 30 में से 30 नंबर वाली क्लास आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। एक एक क्वेश्चन को जरूर से नोट करके याद करते चलिएगा। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। डेली दोस्तों 12 बजे हमारी क्लास आपको चैनल पर देखने को मिल जाती है, तो 12 बजे चैनल के साथ जुड़कर जरूर से वीडियो को देखिए ताकि एग्जाम आपकी बार आपका क्लियर हो जाए। आज की जो वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको जरूर से आपको कवर करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड, यानी जो भारत का संविधान था उसे कब अपनाया गया था। कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर नोट करिएगा। ऑप्शन बी हो जाता है 26 नवंबर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 में भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, एडॉप्ट किया गया था। नोट जरूर से करिएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं, नोट जरूर से करते रहिएगा। यदि आपसे पूछे कि भारत का संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, तो एक बार नोट करिएगा। भारत के संविधान में दोस्तों अनुच्छेद की मैं बात करूं, आर्टिकल कितने हैं, तो आर्टिकल दोस्तों 395 है। ठीक है, कहीं आपको 395 देखने को मिलेगा और कहीं आपको 445 देखने को मिलेगा। तो जो भी ऑप्शन में आपको देखने को मिले उसको टिक कर दीजिएगा। भाग की बात करूं तो वर्तमान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग हैं और अनुसूचियां की बात करूं तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद बात करें कि जो भारत का संविधान बना उसके लिए दोस्तों जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था वो किसने किया था, तो नोट कर लीजिएगा। एक आया था कैबिनेट मिशन, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन ये क्या करने आया था? ये भारत में संविधान सभा का निर्माण करने आया था, जो संविधान सभा भारत के लिए संविधान बनाने वाली थी। ठीक है, तो ये कैबिनेट मिशन कब आया था? 23 मार्च, डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च 1946 में दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, इसके बाद इसने संविधान सभा का निर्माण किया और जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो संविधान सभा की पहली बैठक आपसे पूछी जाती है, कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक नोट करिएगा। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, कहां पर हुई थी? तो नोट कर लीजिएगा, दिल्ली में हुई थी। कहां पर? दिल्ली के एक पुस्तकालय में पहली सभा का गठन किया गया था। दूसरी सभा आपसे पूछे, लेकिन उससे पहले नोट करिएगा, जो पहली सभा हुई थी यानी पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसी सभा में दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसको चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा ये क्या थे? ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और ये पहली जो बैठक हुई थी उसी में इनको चुना गया था। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई दोस्तों। दूसरी बैठक हुई, नोट कर लीजिएगा, दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, और इस दूसरी बैठक में दोस्तों स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसे चुना गया था? नाम नोट कर लीजिएगा दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपका राइट आंसर होगा। आपसे पूछेगा कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नोट जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में बन जाता है। चलिए अब मैं बात करूं यहां पर दूसरी कि
संविधान को लागू कब किया गया था? तो संविधान को दोस्तों लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, आपका राइट हो जाएगा। लागू करने की बात आई। अंगीकृत पूछे एडॉप्ट कब किया था? तो 26 नवंबर 1949 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे उच्च सदन कौन सा है? संसद का सबसे उच्च सदन आपसे पूछ रहा है। विच इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देखिए, उच्च सदन के रूप में राज्यसभा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। राज्यसभा को सबसे उच्च सदन के रूप में जाना जाता है और राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थायी सदन, क्योंकि राज्यसभा को किसी भी कीमत पर भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए इसे उच्च सदन या स्थायी सदन कहते हैं। संविधान के आर्टिकल 80 में, संविधान के आर्टिकल 80 में आपको राज्यसभा के बारे में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी मैं बात करूं कि जो भारत का उपराष्ट्रपति हो, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, इसका क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। किसका दोस्तों? राज्यसभा का। ठीक है, अब मैं पूछूं कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? तो नोट करिएगा, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 ईयर्स होता है। कितना होता है? 6 ईयर इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, दूसरी बात करूं कि इसमें वर्तमान में सदस्य कितने हैं राज्यसभा में? तो नोट करिएगा, सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है, जिसमें से 233 तो चुनाव के द्वारा आए हैं और इनमें से 12 को किसने मनोनीत किया है? राष्ट्रपति ने। ठीक है, कितने हैं? 245 सदस्य हैं, नोट कर लीजिएगा, जिसमें से 233 चुनाव के द्वारा आए हैं और 12 को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राज्यसभा होगा। अब लोकसभा के बारे में बता देता हूं। लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। आपको मैं बात करूं किस आर्टिकल में देखने को मिलेगा, तो आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं कि इसके वर्तमान में सदस्य कितने हैं, तो लोकसभा में दोस्तों सदस्यों की संख्या नोट करिएगा, सदस्यों की संख्या नोट करिएगा, कितने हैं दोस्तों? 543 हैं, 543। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष का नाम नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। कौन है दोस्तों? ओम बिड़ला इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, क्वेश्चन के साथ जो भी मैं एक्स्ट्रा चीजें आपको बताया करूं उसको साथ ही साथ नोट करके याद जरूर से करते रहा करिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो उनको जरूर से नोट करके साथ ही साथ रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि बहुत कम समय है तो रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ आपको तैयार करते हुए चलना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाता है? The directive principle of state policy are taken from the constitution of which country? यानी जो DPSP है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इसके लिए राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन ए दोस्तों, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से दोस्तों लिया गया है। और मैं पूछूं कि संविधान के किस भाग में है, तो भाग नोट कर लीजिएगा, संविधान के भाग 4 में देखने को मिलेगा। आर्टिकल की बात करूं तो अनुच्छेद नोट कर लीजिएगा, 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक DPSP में है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट जरूर से करिएगा। अब आपसे पूछ ले कि रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से लिए गए हैं दोस्तों मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आपसे पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य किससे लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस से लिए गए हैं, नोट करिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं पूछूं अमेरिका से क्या लिया गया है, तो अमेरिका से काफी सारी चीजें ली गई हैं, लेकिन दोस्तों मौलिक अधिकार आपको जरूर से याद रख लेना है, मौलिक अधिकार ये नोट जरूर से करिएगा। उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची।
ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। ठीक है, नोट कर लिया। अब एक चीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपसे पूछता हूं, नागरिकता, जो भारत के संविधान में नागरिकता दी गई है वो किस देश से ली गई है, किस देश से ली गई है? जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपका, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया रोग, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? देखिए पीलिया रोग क्या होता है, जब आपको पीलिया रोग हो जाएगा तो शरीर का जो खून होता है वो पीला पड़ने लगता है। ठीक है, जिससे आपको कहते हैं कि खून की कमी हो जाती है। तो ये क्या किसको परेशान करता है सबसे ज्यादा? ये दोस्तों आपके लीवर को परेशान करता है, यानी यकृत को, लीवर को परेशान करता है। जो पीलिया होता है उससे किस अंग को प्रभावित होता है? लीवर हमारा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, खून की दिक्कत आने लगती है शरीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका, तो इसके लिए राइट आंसर नोट करिएगा। ऑप्शन राइट कौन सा हो जाता है? ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत करी गई थी 1919 में। ठीक है, कब की गई थी? 1919 में। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, चिल्का झील किस राज्य से संबंधित है? इन विच स्टेट इज चिल्का लेक लोकेटेड? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर आप सभी को पता होगा, डी राइट हो जाता है, उड़ीसा। उड़ीसा दोस्तों, उड़ीसा में चिल्का झील है। अब मैं बात करूं, आपसे पूछे कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? तो चिल्का झील है। ठीक है, नोट जरूर से करिएगा। अब दूसरी बात एक और नोट करिएगा, ये जो चिल्का झील है ना, इसे 1981 ईस्वी में रामसर सम्मेलन हुआ था। रामसर सम्मेलन हुआ था 1981 ईस्वी में, और रामसर सम्मेलन के तहत पहली भारत की जो दोस्तों पहली आर्द्र भूमि घोषित किया गया, आर्द्र भूमि घोषित किया गया रामसर सम्मेलन में सन 1981 में। जो भारत की पहली आर्द्र भूमि है ना, वो दोस्तों चिल्का झील ही है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब रामसर क्या है? तो रामसर दोस्तों ईरान में एक सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था रामसर नामक स्थान पर, और उस सम्मेलन में ये बात कही गई थी कि आर्द्र भूमि को सुरक्षित रखा जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों इसको रामसर सम्मेलन कहा गया। और ये रामसर सम्मेलन में क्या होता है, जो आर्द्र भूमि होती है उसको सुरक्षित रखने की बात कही जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजघाट किसका समाधि स्थल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका आर्मी से रिलेटेड, और नोट करिएगा राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, महात्मा गांधी का। किसका समाधि स्थल? महात्मा गांधी का है। यदि मैं बात करूं यहां पर लाल बहादुर शास्त्री का पूछा जाता है, तो नोट करिएगा लाल बहादुर शास्त्री का कौन सा है दोस्तों? विजय घाट। आपसे क्वेश्चन में बहुत बार पूछेगा दोस्तों विजय घाट के बारे में। विजय घाट किसका है? तो लाल बहादुर शास्त्री का है। ठीक है, नेहरू जी का कौन सा है? तो शांतिवन। शांतिवन कहां पर है? राजघाट में ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हर्षचरित की रचना किसने की थी? हु कंपोज्ड हरिश्चंद्र? कौन सा आंसर राइट होगा? हर्षचरित राइट आंसर हो जाता है इसका। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कल्हड़ की एक पुस्तक पूछी जाती है, कल्हड़ की पुस्तक नोट करिएगा जो बहुत पूछी जाती है, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी में दोस्तों कश्मीर का इतिहास आपको देखने को मिल जाता है, इसीलिए दोस्तों कल्हड़ की पुस्तक बहुत मानी जाती है। तुलसीदास के बारे में आपको पता होगा, रामचरितमानस। रामचरितमानस ठीक है, किसने लिखा था? तुलसीदास ने। उसके बाद अश्वघोष की पुस्तक पूछी जाती है, तो अश्वघोष ने काफी सारी रचनाएं करी हैं, लेकिन एक नोट करिएगा, बुद्ध चरितम।
कौन सी है दोस्तों? बुद्ध चरितम। ये अशोक के द्वारा लिखी गई है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा और इनको एक बार स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा जरूर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचनाकार कौन है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर आप सभी को पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय गान की रचना की गई थी। ठीक है, अब एक चीज इनसे रिलेटेड नोट करिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था, अमार सोनार बांग्ला के नाम से। अमार सोनार बांग्ला करके इन्होंने दोस्तों बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था। ठीक है, दूसरी बात रविंद्रनाथ टैगोर की बता दूं कि इन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नोबेल पुरस्कार से किसके लिए सम्मानित किया गया था? तो इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था गीतांजलि। इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि, उसके लिए दोस्तों इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नोट जरूर से करिएगा, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। ठीक है, अब मैं बात करूं बंकिम चंद्र चटर्जी की। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी से रिलेटेड आप नोट करिएगा, इन्होंने दोस्तों भारत का क्या लिखा था? राष्ट्रगीत लिखा था। क्या लिखा था? राष्ट्रगीत लिखा था। किस नाम से? वंदे मातरम। ठीक है, आप सभी को पता होगा दोस्तों वंदे मातरम। ठीक है, अब यहां पर वाल्मीकि से रिलेटेड ज्यादा चीजें एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, लेकिन अमर्त्य सेन का नाम नोट जरूर से करिएगा। इनसे रिलेटेड क्या पूछा जाता है? आपसे पूछेगा कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो इन्हें दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये याद रख लीजिएगा। कब मिला था? तो 1998 में मिला था। कब मिला था? 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। उसके बाद 1998 में इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला और उसके बाद दोस्तों इन्हें 1999 में दोस्तों भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों अमर्त्य सेन से रिलेटेड है, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए, अब एक चीज आपको कमेंट करके बतानी है कि रविंद्रनाथ टैगोर को और किस नाम से जाना जाता था, इन्हें और किस नाम से पुकारा जाता था, एक बार कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, असम की राजधानी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ आसाम? कौन सा आंसर राइट हो जाता है? तो इसके लिए आप सभी ने सही कर दिया होगा, असम की राजधानी दिसपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, डेंगू किसके कारण होने वाला रोग है? डेंगू इज डिजीज कॉज्ड बाय व्हाट? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो डेंगू दोस्तों याद रखिएगा, डेंगू किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, पीतल तांबा और किस धातु का मिश्रण है? पीतल तांबा और किस धातु का मिश्रण है? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड विच मेटल? देखिए पीतल किसका किसका है? पहला तो तांबा है, ठीक है, उसके बाद तांबे के साथ क्या मिला होता है? जस्ता इसमें मिला होता है। ठीक है, नोट करिएगा। यदि मैं बात करूं तांबा कितना परसेंट होता है? 67% होता है और जस्ता कितना परसेंट होता है? 33% होता है और ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? पीतल बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी दोस्तों, वाशिंगटन डीसी अमेरिका। अमेरिका में दोस्तों इसका क्या है? हेड क्वार्टर है। नोट जरूर से करिएगा। अब मैं दोस्तों आपको आईएमएफ के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, नोट जरूर से करिएगा। यदि आपसे पूछे कि आईएमएफ का गठन कब किया गया था, तो 1944 में दोस्तों इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसमें कितने देश सदस्य के रूप में हैं? तो इसमें सदस्य देशों की संख्या आपसे अगर पूछ ले तो याद रख लीजिएगा, इसमें कितने सदस्य हैं? 191 देश सदस्य के रूप में है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि इसमें भारत ने कब सदस्यता मतलब बनाई थी, तो याद रख लीजिएगा आईएमएफ का सदस्य भारत कब बना था? वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर से करिएगा। 27 दिसंबर सन 1945 को, 27 दिसंबर सन 1945 को भारत आईएमएफ का क्या बन गया था? सदस्य बन गया था। ठीक है, अब आपसे पूछे कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष का नाम भी नोट करिएगा, एक बार नोट करा दूं।
नोट करिएगा, अध्यक्ष का नाम है क्रिस्टालिना। क्या दोस्तों? क्रिस्टालिना। क्रिस्टालिना नाम थोड़ा कठिन है लेकिन जरूर से नोट कर लीजिएगा, क्रिस्टालिना जॉर्जिया। क्या दोस्तों? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ये क्या है? अध्यक्ष हैं आईएमएफ के। ठीक है, तो आईएमएफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, नोट जरूर से करिएगा। कभी कभी आईएमएफ की फुल फॉर्म भी पूछ लेती है, तो फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? कौन सा आंसर आपका राइट होगा? देखिए, आलू संस्थान आपसे पूछा है, आलू संस्थान, तो याद रख लीजिएगा ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है, शिमला। शिमला कहां पर पड़ता है? तो शिमला आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नोट करिएगा। देखिए, आलू संस्थान से ज्यादातर पूछा जाता है, लेकिन आपसे पूछता है चावल अनुसंधान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो चावल वाला नोट करिएगा दोस्तों, चावल वाला पूछा जाता है, कटक उड़ीसा में है। कहां पर है? कटक उड़ीसा में है। ये चावल वाला इंपोर्टेंट कर लीजिएगा और इसको स्टार बना के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर? कौन सा आंसर आपका राइट होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, डिस्टेंस, यानी खगोलीय दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। यदि मैं बात करूं कि एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर बराबर होगा आपका, एक लाइट ईयर इजकल टू होता है आपका, नोट करिएगा, 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, चार मीनार स्थित है। चार मीनार इज लोकेटेड एट हैदराबाद, चेन्नई, तमिलनाडु, नई दिल्ली। कौन सा आंसर राइट होगा? देखिए, चार मीनार आपका पड़ जाता है, ऑप्शन आपका राइट होगा हैदराबाद। हैदराबाद कहां पर है? तो हैदराबाद दोस्तों तेलंगाना में है। तेलंगाना में क्यों नोट करा रहा हूं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हैदराबाद ना देकर आपसे तेलंगाना दे देगा, तो तेलंगाना भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? सन 1828 में, 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। ठीक है, बहुत जरूरी है, नोट कर लीजिएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि इन्हें अकबर सेकंड ने दी थी। किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। और राजा राम मोहन राय को और भी क्या कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण जनक। ठीक है, भारत का पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है? राजा राममोहन राय को कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। अब इसके साथ दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आया है, तो इनसे रिलेटेड नोट करिएगा। आपसे पूछा जाता है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इन्होंने की थी कब? 1875 में। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग का नाम आया है, तो इनसे रिलेटेड नोट करिएगा। इन्होंने दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। किसकी? प्रार्थना समाज की स्थापना। और कब करी थी? तो 1867 में, 1867 में। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का नाम आया है, तो इनसे रिलेटेड नोट करिएगा। स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना करी थी? रामकृष्ण मिशन की। किसकी स्थापना करी थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। और कब करी थी? तो 1897 में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध, थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? कौन सा आंसर राइट होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, बैडमिंटन से रिलेटेड है। अब हॉकी का नाम आया है, तो हॉकी से रिलेटेड नोट करिएगा। आपसे पूछा जाता है आगा खां कप। आगा खां कप किससे रिलेटेड है? आपसे पूछा जाएगा ध्यानचंद ट्रॉफी। ठीक है, ध्यानचंद ट्रॉफी
किससे रिलेटेड है? आपसे पूछा जाएगा नेहरू ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? तो ये तीनों चीज आपको नोट कर लेनी है जो एग्जाम में बनकर आती हैं। उसके बाद आप फुटबॉल से रिलेटेड नोट करिएगा। फुटबॉल से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है डूरंड कप, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है नेहरू कप, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सुब्रोतो कप। ये तीनों कप जो पूछे जाते हैं ये फुटबॉल से रिलेटेड पूछे जाते हैं एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्रिकेट से रिलेटेड नोट करिएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? तो रणजी ट्रॉफी दोस्तों किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। आपसे पूछ ले दिलीप ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? तो दिलीप ट्रॉफी भी दोस्तों इसी से रिलेटेड है। आपसे पूछ ले विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये भी एग्जाम में कई बार बन के आया है विजय हजारे ट्रॉफी, तो इसका भी नोट कर लीजिएगा, क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। आपसे पूछ ले देवधर ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? तो ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो मैं नोट करा रहा हूं ना ये इसी तरीके से बन के आते हैं। आपसे पूछ लेगा कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लेगा आगा खां कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। तो ऐसा क्वेश्चन 100% एग्जाम में एक बनकर जरूर आता है, तो इसको जरूर से कवर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच साइड ऑफ द फुटबॉल? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है दोस्तों D11। 11 होते हैं एक टीम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का, किस वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? म्यूजिक इज डिस्क्राइब्ड इन विच वेदा? कौन सा आंसर राइट होता है? देखिए संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सामवेद को। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछे सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद के लिए दोस्तों ऋग्वेद नोट करिएगा। सबसे नया वेद आपसे पूछे अथर्ववेद नोट करिएगा। आपसे पूछे कि कौन से वेद में क्या बोलते हैं जो मंत्र आपको गद्य और पद दोनों में देखने को मिलेंगे? तो यजुर्वेद आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जरूर से नोट करिएगा, इंपोर्टेंट है और ये एग्जाम में कई बार बनकर आते हैं। आपसे पूछे कि ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा का सबसे ज्यादा उच्चारण किस वेद में देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें, गायत्री मंत्र पूछा जाता है। गायत्री मंत्र जो तीसरे मंडल में है, तीसरे मंडल में है। किसके तीसरे मंडल में है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। सामवेद पूछा सोम ऐसे करके सोम मंत्र ऐसे कुछ है वो पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, जो कई बार एग्जाम में बनकर आ रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं? काफी आसान क्वेश्चन है, आपने आंसर भी दे दिया होगा 24। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। कितनी होती हैं? 24 होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। लेकिन यदि मैं आपसे पूछ लूं कि भारत का जो तिरंगा है वो कब अपनाया गया है? भारत का तिरंगा संविधान के द्वारा कब अपनाया गया? बिल्कुल आपको याद नहीं होगा, नोट जरूर से करिएगा। भारत का जो तिरंगा था वो अपनाया गया था 22 जुलाई सन 1947 को। 22 जुलाई 1947 में दोस्तों जो भारत का तिरंगा है उसको अपनाया गया था, ठीक है। अब मैं बात करूं कि भारत का जो तिरंगा होता है उसका अनुपात कितना होता है, तो तिरंगे का अनुपात कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 3:2 में होता है, लंबाई अनुपात चौड़ाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सबसे पहले याद रख लीजिएगा कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। कलिंग का युद्ध आपसे पूछ लेगा। कलिंग वॉर कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब पूछा है कि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। साइंस के क्षेत्र में दोस्तों आपको कलिंग पुरस्कार देखने को मिल जाता है, ठीक है। साहित्य की बात करूं तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इंपोर्टेंट है। उसके बाद संगीत की बात करूं तो संगीत के क्षेत्र में नोट करिएगा साहित्य के क्षेत्र में कौन सा है? नोबेल पुरस्कार है। काफी सारे दिए जाते हैं लेकिन नोबेल नोट कर लीजिएगा। विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग मैंने बता ही दिया। संगीत के क्षेत्र में आपको ग्रैमी अवार्ड याद रख लेना है, ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है,
ठीक है। और दूसरी बात करूं सिनेमा के क्षेत्र में, तो सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के, नोट करिएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो इनको जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? व्हाट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू? मिल्क प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन या फिर फूड प्रोडक्शन? कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? देखिए हरित क्रांति का संबंध आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, फूड प्रोडक्शन, खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड है हरित क्रांति। ठीक है, और हरित क्रांति के जनक आपसे पूछ लेता है तो याद रख लीजिएगा, हरित क्रांति का जनक का नाम है MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन आपको याद ही होगा। पहली बार किसकी उपज बढ़ी थी? तो पहली बार में दोस्तों गेहूं की उपज बढ़ी थी। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन बन के आते हैं, इनको हाथों पर याद रखिएगा। आपसे मैं पूछूं कि हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी, तो याद रख लीजिएगा 1960 में, 1960 में दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यहां पर दुग्ध उत्पादन आया है, तो आपको याद रख लेना है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जनक आपसे पूछा जाता है तो नाम याद रख लीजिएगा, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। ठीक है, उर्वरक उत्पादन, फर्टिलाइजर, खाद्य पात से रिलेटेड है। तिलहन उत्पादन किससे रिलेटेड है? तेल से रिलेटेड है। ठीक है, खाद्यान्न आप सभी जानते हो, हरित क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास के लिए तो राइट आंसर नोट करिएगा, कपास के लिए आपकी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी दोस्तों कपास के लिए इंपोर्टेंट होती है। विच सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन? तो ब्लैक सॉइल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, काली मिट्टी की बात करूं तो इसे दोस्तों कई बार कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपासी मिट्टी भी कह देते हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट सिचुएटेड? आपकी है ताप्ती नदी, साबरमती नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी। देखिए सरदार सरोवर बांध नोट करिएगा, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन है सी। नर्मदा नदी का उद्गम आपसे पूछता है कि उद्गम स्थल कौन सा है, तो उद्गम स्थल आपको उंगली पे याद होना चाहिए दोस्तों, अमरकंटक, सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाता है? राइट आंसर नोट करिएगा, मेगास्थनीज दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक एग्जाम में देखने को मिलती है, इसकी पुस्तक का नाम नोट कर लीजिएगा, इंडिका। ठीक है, इंडिका एक पुस्तक इसने लिखी थी जिसमें इसने मौर्य वंश के शासन के बारे में लिखा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक है। मौर्य वंश की इसने स्थापना करी थी, कब करी थी? 322 ईसा पूर्व में करी थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, काफी सारी चीजें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था चाणक्य, जो बाद में कौन बना था? इसका प्रधानमंत्री बना था। ठीक है, चाणक्य की पुस्तक का नाम आपको एक बार कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। आपसे मैं पूछूं कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी, तो इसकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां पर हुई थी? तो इसकी मृत्यु श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हुई थी। ठीक है, बलबन के बारे में पूछा जाता है, नवरोज उत्सव किसने शुरू किया था? तो नवरोज उत्सव दोस्तों बलबन ने ही शुरू किया था, पारसी धर्म का त्योहार था। खत्म किसने किया? औरंगजेब ने किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए एग्जाम से रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द मुगल डायनेस्टी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बिल्कुल, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। कब की थी? 1526 ईस्वी में की थी। इसने पानीपत का फर्स्ट युद्ध जीता था, किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। जब युद्ध हुआ तो इब्राहिम लोदी को इसने हरा दिया और 1526 में मुगल वंश की स्थापना कर दी। कहते हैं कि 1526 के साथ ही दिल्ली सल्तनत काल का समापन हुआ था। दिल्ली सल्तनत काल का समापन हुआ था। ठीक है, लास्ट कौन सा वंश था? लोधी वंश था, और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है, ये भी आपको नोट रहना चाहिए और याद रहना चाहिए।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डैश इज फाउंड इन सोयाबीन। कौन सा आंसर राइट हो जाता है? बिल्कुल, सोयाबीन किसके लिए सबसे ज्यादा खाया जाता है? प्रोटीन के लिए। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, करो या मरो का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन डू और डाई? आप सभी को याद होगा डू और डाई का स्लोगन किसने दिया था? बिल्कुल ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दोस्तों करो या मरो का नारा दिया था। और कब दिया था यह भी याद रहना चाहिए। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? सन 1942 में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मेक मोहन रेखा भारत और किसके मध्य स्थित है? मेक मोहन लाइन इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड, कौन सा आपकी कंट्री हो जाएगी? बिल्कुल, जब मेक मोहन की बात आए तो आपको याद रख लेना है मेक मोहन जो रेखा है वो चाइना, भारत एंड चाइना के बीच में है। ठीक है, किसके बीच में? भारत एंड चाइना के बीच में 1914 में दोस्तों इस रेखा को बनाया गया था। आपसे पूछ ले कि रेड क्लिफ रेखा एग्जाम में बहुत बन के आती है। रेड क्लिफ रेखा आपसे पूछे किन देशों के बीच में है तो ये हो जाएगी इंडिया एंड पाक के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। आपसे पूछ ले डूरंड रेखा किन देशों के बीच में है तो डूरंड रेखा बहुत बार बन के एग्जाम में आई है, नोट करिएगा, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, चाइना में। तो आज दोस्तों जो मैंने 30 क्वेश्चन आपको कवर कराए हैं, इस 3 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बन पाया है एक बार कमेंट करिएगा। और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए HW में है। इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर एक बार फटाक से आप सभी कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और डेली दोस्तों 12 बजे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर दीजिएगा। आप सभी के लिए बहुत मेहनत करता हूं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब आप तो बनता ही बनता है। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।